डॉक्टर ने कहा 5 लाख लगेंगे। बेटा बोला इतने में तो मेरी नई गाड़ी आ जाएगी। बुढ़े को घर ले जाओ, अब इनकी उम्र ही क्या बची है। तब मैंने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर जो किया, उसे देख बेटा आज सड़कों पर भीख मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी हर उस माँ बाप के आंसुओं का हिसाब है जिन्हें बुढ़ापे में औलाद बोझ समझने लगती है। दामोदर जी और मैं गायत्री, हम दोनों ने अपनी पूरी जवानी एक ही सपने को पूरा करने में खपा दी थी, हमारा बेटा मनीष। दामोदर जी सरकारी विभाग में क्लर्क थे। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे अरमान बहुत बड़े थे। हमने कभी खुद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी त्योहारों पर अपने लिए कुछ नहीं लिया, ताकि मनीष को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। उसे कभी महसूस न हो कि उसके पिता एक साधारण क्लर्क हैं। वक्त गुजरता गया, मनीष पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। उसकी शादी हमने उसकी पसंद की लड़की अनीता से करवाई। अनीता एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मनीष के हाथ के घर की तिजोरी की चाबी आई, उसने और अनीता ने तेवर बदलने लगे। अब घर में हमारी हैसियत मकान मालिक की नहीं, बल्कि बिना वेतन वाले नौकरों जैसी हो गई थी। मुझे याद है वो दिन जब दामोदर जी को पहली बार छाती में हल्का दर्द हुआ था। उन्होंने मनीष से कहा था, बेटा जरा डॉक्टर के पास ले चल, घबराहट हो रही है। तो अनीता ने रसोई से चिल्लाकर कहा था, अरे बाबूजी, आपको तो बस वहम होता है, कल ही तो मलाई कोफ्ता खाया था, गैस बनी होगी। अब छोटी छोटी बातों के लिए मनीष ऑफिस से छुट्टी थोड़ी लेंगे। दामोदर जी चुप रह गए। वो हमेशा से ऐसे ही थे, शांति प्रिय। उन्होंने मुझसे कहा, गायत्री जाने दे, शायद गैस ही होगी। लेकिन वो गैस नहीं थी, वो एक आने वाले तूफान की आहट थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करीब 6 महीने बाद एक रात दामोदर जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो पसीने से लथपथ हो गए और सांस लेने के लिए तड़पने लगे। आधी रात का वक्त था। मैं घबराकर मनीष के कमरे की तरफ भागी और मैंने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मनीष बेटा दरवाजा खोल, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। काफी देर बाद मनीष ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर गुस्सा था। उसने झुंझुलाते हुए कहा, क्या है माँ, रात के 2 बजे क्यों शोर मचा रही हो? सुबह देख लेंगे ना। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर सुबह तक नहीं रुके तो अनर्थ हो जाएगा। अपनी गाड़ी निकाल, जल्दी चल। अनीता भी पीछे से आई और ताना मारते हुए बोली, रोज का नाटक है इनका, जब देखो तब बीमार। मनीष तुम जाकर देखो, मैं तो नहीं आने वाली। मनीष जैसे तैसे कपड़े बदल कर आया। हम दामोदर जी को गाड़ी में डालकर पास के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और कुछ टेस्ट किए। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मनीष को बुलाकर कहा, देखिए आपके पिता के दिल में की 3 नसें पूरी तरह ब्लॉक है, तुरंत बाईपास सर्जरी करनी होगी। इसमें करीब 5 से 6 लाख का खर्चा आएगा। आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सके। यह सुनते ही मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन दुख के कारण नहीं, बल्कि पैसों के मोह के कारण। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब 5 लाख, क्या कोई और रास्ता, इलाज सस्ता इलाज नहीं है? दवाइयों से काम नहीं चलेगा? डॉक्टर ने साहब कहा, नहीं, उनकी हालत बहुत नाजुक है, अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मनीष मेरे पास आया। मैं वहीं बेंच पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मनीष ने मुझसे कहा, माँ डॉक्टर कह रहा है 5-6 लाख लगेंगे और ऑपरेशन के बाद भी बचने की कोई गारंटी नहीं है। पिताजी की उम्र 65 साल हो चुकी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। 5 लाख रुपए एक ऐसे शरीर पर लगाना समझदारी नहीं है जो वैसे भी कुछ साल का मेहमान है। मैं सन्न रह गई, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तू ये क्या कह रहा है मनीष? वो तेरे पिता हैं, पैसे क्या पिता की जान से बढ़कर हैं? मनीष ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ व्यवहारिक बनो, अगले हफ्ते मुझे अपनी नई एसयूवी कार की डिलीवरी लेनी है। मैंने उसके लिए पैसे जोड़ रखे हैं, अगर वो पैसे मैंने यहाँ दे दिए तो मेरी गाड़ी का सपना टूट जाएगा और वैसे भी अनीता नाराज हो जाएगी। हम उन्हें सरकारी अस्पताल ले चलते हैं, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। मेरे अंदर का सारा ममतामयी स्वभाव उसी पल मर गया। जिस बेटे के लिए हमने अपनी एक एक पाई जोड़ी आज वो अपने पिता की जान की कीमत अपनी नई गाड़ी से तौल रहा था। मैंने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है मनीष, तुझे अपनी गाड़ी प्यारी है ना, जा तू अपनी गाड़ी खरीद ले, लेकिन याद रखना आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरी माँ नहीं। मेरे पति का इलाज मैं खुद करवाऊंगी। मनीष ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे 5 लाख? वो पुराने कंगन बेचोगे क्या? उससे तो 50,000 भी नहीं मिलेंगे। और वो वहां से चला गया। जी हाँ दोस्तों, वो अपने बाप को मौत के मुंह में छोड़कर अस्पताल से चला गया। मैं अकेली थी, मेरी जेब में कुछ 100 रुपए थे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी ताकत थी जिसका मनीष को अंदाजा नहीं था। वो था मेरा स्त्री धन, वो गहने नहीं, बल्कि वो वसीयत जो दामोदर जी ने सालों पहले मेरे नाम कर दी थी, यह सोचकर कि उसके जाने के बाद मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैंने तुरंत अपने भाई यानी मनीष के मामा को फ़ोन किया। संयोग से वो शहर में ही थे। वो आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे भाई ने तुरंत अपनी चेकबुक निकाली और अस्पताल का बिल भरा। दीदी तुम चिंता मत करो, जीजा जी को कुछ नहीं होगा, और उस नालायक की तो अब तुम शकल भी मत देखना, मेरे भाई ने गुस्से में कहा। ऑपरेशन सफल रहा। दामोदर जी को होश आ गया जब उन्हें पता चला कि मनीष उन्हें छोड़कर चला गया था और यह कहा था कि मरने दो, गाड़ी जरूरी है। तो उनकी आंखों में तो उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा।
वो बस छत की तरफ देखते रहे। शायद उस दिन उनके अंदर का पिता भी मर गया था। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, कैसे गायत्री ने सिखाया अपने बेटे को सबक, ये जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 15 दिन बाद दामोदर जी को अस्पताल से छुट्टी मिली। हम घर नहीं गए, हम सीधे वकील साहब के पास गए। मनीष और अनीता को लगा कि हम किसी रिश्तेदार के घर रुक गए हैं। उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपनी नई गाड़ी में घूम रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। उन्हें लगा कि बुढ़ा बुढ़िया अब डर के मारे उनके पास ही लौटेंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ। जिस घर में हम रहते थे वो 2 मंजिला था और शहर के बहुत इलाके में था। उसकी कीमत करोड़ों में थी। मनीष को लगता था कि वो उसका इकलौता वारिस है तो घर उसी का है, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर के कागजात अभी भी दामोदर जी के नाम पर थे। 1 महीने बाद रविवार की सुबह थी। मनीष और अनीता अपनी नई गाड़ी को धो रहे थे और जोर जोर से गाने बजा रहे थे। तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी उनके गेट पर आकर रुकी। उसमें से मैं, दामोदर जी और कुछ पुलिस वाले उतरे। उनके पीछे एक और आदमी था, शहर का एक मशहूर बिल्डर। मनीष हमें देखकर चौंका, फिर ढिहाई से बोला, अरे आ गए तुम लोग। मैंने सोचा था कि सरकारी अस्पताल में निपट गए होंगे। चलो आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। लेकिन सुन लो, मेरी और अनीता की लाइफ में अखल अंदाजी मत करना। और हाँ माँ, चाय बना लाओ, हम थक गए हैं। दामोदर जी ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मनीष, हम यहाँ चाय बनाने नहीं, तुम्हें घर से निकालने आए हैं। मनीष और अनीता जोर से हंसे। अनीता बोली, बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या? यह हमारा घर है। तब मैंने वकील साहब को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर एक कागज मनीष के हाथ में थमाया। मनीष जी, यह घर कल ही आपके पिता ने मिस्टर खन्ना बिल्डर को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया है, और यह रहा बेदखली का नोटिस। आपको यह घर अभी इसी वक्त खाली करना होगा। मनीष के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। क्या घर बेच दिया? लेकिन यह मेरा घर है, मैं वारिस हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, जब तक बाप जिंदा है और घर उसके नाम है, वो उसका मालिक है। वारिस तुम तब होगे जब वो मर जाते, लेकिन अफसोस वो जिंदा है। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो, वरना धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। अनीता चिल्लाने लगी, हम कोर्ट जाएंगे, हम केस करेंगे। वकील ने हंसते हुए कहा, जरूर जाइए, लेकिन यह मेडिकल रिपोर्ट भी देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि कैसे आप लोगों ने एक गंभीर मरीज को इलाज के बिना मरने के लिए छोड़ दिया था। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप लोग दोनों पर जेल जाने की नौबत आ सकती है। घर तो गया ही, नौकरी और इज्जत भी जाएगी। अब मनीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी नई गाड़ी, अपना घमंड सब मिट्टी में मिलता दिखाई दिया। वो दौड़कर दामोदर जी के पैरों में गिर पड़ा। पापा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं भाग गया था। आप घर मत बेचिए। हम कहाँ जाएंगे? यह गाड़ी की EMI है, मेरे सर पर कब्जा है। पापा प्लीज़। दामोदर जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, जिस दिन मैं अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा था और तूने कहा था कि खर्चा बच जाएगा, उसी दिन मेरा बेटा मर गया था। यह जो मेरे सामने खड़ा है, यह सिर्फ एक स्वार्थी इंसान है जिसे मैं नहीं जानता। मनीष फिर से मेरी तरफ मुड़ा। माँ, तुम तो माँ हो, तुम तो दया करो। अनीता ने से गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, हमें सड़क पर मत फेंको माँ। मेरा कलेजा कांपा। आखिर वो मेरा बेटा था। लेकिन फिर मुझे वो पल याद आया जब उसने मुझे 5 लाख के लिए जलील किया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मनीष, एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, अपना पेट काट सकती है, लेकिन जब वही बच्चा, उसके सुहाग, उसके पति की जान का दुश्मन बन जाए तो वो माँ चंडी बन जाती है। तूने अपनी नई गाड़ी के लिए अपने बाप की जान का सौदा किया था ना, अब जा उसी गाड़ी में सो, उसी में रह। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस ने उन्हें 1 घंटे का समय दिया। उन्होंने अपना कपड़ा लत्ता समेटा और अपनी उसी नई गाड़ी में बैठकर रोते हुए चले गए। जिस गाड़ी पर उसे इतना घमंड था, अब वही उसका एकमात्र घर थी। हमने वो घर बेच दिया और उससे मिले पैसों से हमने शहर से दूर एक शांत जगह पर एक छोटा सा फ्लैट लिया। बाकी पैसे हमने बैंक में जमा कर दिए, जिससे हमें हर महीने अच्छा ब्याज मिलता है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हम किसी की चिंता नहीं, किसी की चिक नहीं। सुना है मनीष की गाड़ी भी बैंक वालों ने खींच ली, क्योंकि वो किस्त नहीं भर पाया। अब वो और अनीता एक किराए के छोटे से कमरे में रहते हैं और दिन रात एक दूसरे को कोसते रहते हैं। मनीष ने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना नंबर बदल लिया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बुढ़ापे में औलाद सहारा बनेगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि आपका असली सहारा आपकी अपनी जमा पूंजी और आपका जीवन साथी ही होता है। सब कुछ औलाद के नाम करने से पहले अपने लिए कुछ बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या हमने मनीष के साथ जो किया वो सही था, या हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यही कहानी पसंद आई हो और उससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए दिल की बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ही आपके सर पर छत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।